बच्चों में आपके सामने आज एक नया वीडियो लेके आया हूँ। इसमें पार्ट 3 है कोशिका विभाजन का। अपन कोशिका विभाजन के पार्ट 1 और पार्ट 2 पूरा अपलोड कर चुके हैं और पार्ट 3 अब अपलोड कर दिया है। आप लोग इस कोशिका विभाजन में अगर ये पार्ट 1, 2 और 3 याद कर लेंगे तो आपको मेरी गारंटी एक भी सवाल बाहर नहीं मिलेगा। आप पे अगर आपको कंसेप्ट सारे क्लियर करने हैं तो तीनों वीडियो ध्यान से देख लीजिए और कोशिका विभाजन से संबंधित सारे सवाल आपके राइट होंगे, ये मेरी गारंटी है। आप नोट्स बना लीजिए, अच्छे सवाल है उनको आपको लगता है ये सवाल मुझे और भी महत्वपूर्ण लगा है तो उस सवाल को आप अंडरलाइन करके लिख लीजिए। अब आप इस तीनों वीडियो को ध्यान से देखिए और उसके बाद कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखिएगा कि मुझे ये वीडियो कैसे लगे हैं और आप बताइएगा कि आपको कोई समस्या है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आपको एक ही चीज मन में रखनी है कि हम होंगे कामयाब एक दिन, और उसके लिए आपको क्या करनी है, मेहनत करनी है बच्चों। अपन कोशिका विभाजन वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं। कोशिका विभाजन में अपन ने 40 क्वेश्चन कर लिए हैं। पार्ट ये 3 है इसका। जंतु कोशिका में कोशिका दलों का विभाजन होता है। दो तरह कोशिकाएं होती है, तो पादप कोशिका और एक जंतु कोशिका। उसमें क्या होता है, कैरियोकाइनेसिस के बाद साइटोकाइनेसिस होता है, यानी ये केंद्र का विभाजन हो चुका है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है, केंद्र के विभाजन के बाद में ये होता है कि इसमें कोशिका दल उसका विभाजन होता है। कोशिका दल विभाजन के दो तरीके हैं। जंतु कोशिका में अलग तरीका है। जंतु कोशिका में क्या होता है, इस जीवध्रुवीय कला के परिधीय भाग में, जीवध्रुवीय कला के परिधीय भाग में क्या होती है, खांच बनती है, ठीक है। जीवध्रुवीय कला है, इसके परिधीय भाग में इस तरह से खांच बनती है। ये खांच धीरे धीरे क्या होती हैं, गहरी होती जाती हैं और एक कोशिका से क्या होती हैं, 2 कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है। लेकिन पादप कोशिका में ऐसा नहीं होता है। पादप कोशिका में क्या होता है, इसके बीच में ये कोशिका पट्ट है, बीच में ये कोशिका पट्टिका बनती है। ये गोल्जिकाए नामक कोशिकांग बनाता है और ये पट्टिका धीरे धीरे क्या होती है, परिधीय भाग से मध्य भाग से परिधीय भाग की ओर विस्तारित होती है, ठीक है। तो इस तरह से दोनों में क्या है, भिन्न विधि है। इसमें क्या हुआ, इसमें आपने बताया कि जो जीवध्रुवीय कला है, उस जीवध्रुवीय कला का परिधीय भाग है, उस परिधीय भाग का क्या हुआ, धीरे धीरे संकुचन हुआ एक्टिन मायोसिन प्रोटीन द्वारा, और धीरे धीरे क्या हुआ कि ये कोशिका उसमें 2 कोशिकाएं बन गई, ठीक है। और जंतु कोशिका में क्या हुआ, कोशिका पट्ट बना, कोशिका पट्टिका है उसका निर्माण हुआ और कोशिका पट्टिका बनने के बाद ये परिधीय भाग की तरफ विस्तारित हुई मध्य भाग से। तो दोनों में क्या है, एक पहला अंतर यही है कि इसमें मध्य भाग की ओर क्या होती है, जीवध्रुवीय कला होती है, वो धीरे धीरे क्या होती है, गहरी खांच रूप ले लेती है। इसमें मध्य भाग से परिधीय भाग की तरफ ये कोशिका पट्ट होता है, वो फैलता है, ठीक है। तो इन्होंने क्वेश्चन पूछा है, जंतु कोशिका, जंतु कोशिका में कोशिका दलों का विभाजन होता है। पहला पॉइंट लिखा है, कोशिका के परिधीय भाग में जीवध्रुवीय कला खांच द्वारा। दूसरा पॉइंट है कोशिका पट्ट द्वारा। तीसरा है ए और बी दोनों द्वारा, और डी है ए और बी दोनों नहीं। तो आपको ये याद रखना है, जंतु कोशिका में कोशिका पट्ट नहीं होता है, ये पादप कोशिका में होता था। इसका उत्तर होगा कोशिका के परिधीय भाग में जीवध्रुवीय कला में एक खांच बनती है, उस खांच के द्वारा क्या होता है, कोशिका दलों का विभाजन होता है। और कोशिका दलों के विभाजन को अपन ने कहा था साइटोकाइनेसिस कहते हैं, ठीक है। जब क्या होती है, टीलोफिल अवस्था पूरी हो जाती है, उसके बाद ये क्रिया प्रारंभ होती है। अब पादप कोशिका में अगला सवाल है, पादप कोशिका में कोशिका दलों का विभाजन के समय बनने वाली कोशिका पट्टिका का विस्तार होता है, ठीक है। ये ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन। पादप कोशिका में कोशिका दल विभाजन के समय बनने वाली पट्टिका का विस्तार होता है परिधीय भाग से मध्य भाग की ओर, फिर है मध्य भाग से परिधीय भाग की ओर, फिर है उपरोक्त दोनों विधियों से, फिर तीसरा अंतर्वलन विधि से। तो अंतर्वलन विधि और ये परिधीय भाग से मध्य भाग ये जंतु कोशिका में है, और इसमें मध्य भाग से क्या होती है, परिधीय भाग की ओर ये कोशिका पट्टिका होती है, विस्तारित होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, साकोशिका यानी कोइनोसाइट, कोइनोसाइट है उसके बारे में आपसे पूछा गया। कोइनोसाइट साकोशिका की विशेषता क्या होती है। साकोशिका की विशेषता ऐसे होती है बच्चों कि क्या होगा कि ये जैसे कोशिका है, मान लो इस कोशिका में ये केंद्रक है, इसका विभाजन हुआ, 2 केंद्रक बन गए। फिर आपने सोचा कि अब इसमें कोशिका भित्ति बनेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। थोड़ी देर के बाद क्या हुआ, फिर केंद्र विभाजित हुए और 4 केंद्रक बन गए। फिर आपने सोचा अब 4 कोशिकाएं बन जाएगी,
फिर इसमें केंद्रक का विभाजन हुआ और 8 केंद्रक बन गए। क्या बन गए? 8 केंद्रक बन गए। फिर इसमें कोशिका विभाजन हुआ, 16 केंद्रक बन गए। यानी इसमें केंद्रक का विभाजन होता है लेकिन कोशिका भित्ति नहीं बनती है, जिसके कारण ये कोशिका है वो बहुकेंद्रकीय हो जाती है। कोशिका भित्ति नहीं बनने के कारण, कोशिका भित्ति नहीं बनने के कारण क्या हुआ कि कोशिका है वो बहुकेंद्रकीय हो गई। क्या हो गई? बहुकेंद्रकीय हो गई, यानी उसमें एक से अधिक केंद्रक बन गए। तो अपन से पूछा कि जैसे नारियल का भ्रूणपोष होता है, उन कोशिकाओं में देखा जाता है कि उसमें कोशिका भित्ति का निर्माण नहीं होता है। तो सा कोशिका की विशेषता है, कोइनोसाइट की विशेषता है बहुकेंद्रकीय कोशिका। बिल्कुल सही है, एक से अधिक केंद्रक होते हैं। केवल केंद्रक का विभाजन होता है, कोशिका दरों का विभाजन नहीं होता है। बिल्कुल सही है। नारियल का करण भ्रूणपोष, बिल्कुल इसका एग्जाम्पल सही है। तो डी उपरोक्त सभी इसका आंसर आएगा। ठीक है बच्चों, ये तीनों क्वेश्चन आपको बिल्कुल याद होना चाहिए। आपसे पूछा जा सकता है कि जंतु कोशिका में कोशिका दरों का विभाजन कैसे होता है, पादप कोशिका में कोशिका दरों का विभाजन कैसे होता है, कोशिका पट द्वारा कौन सी कोशिका विभाजन होता है, पादप कोशिका, जंतु कोशिका, और जीवद्रव्य कला में जो खांच बनती है उसके द्वारा विभाजन किस कोशिका में होता है, जंतु कोशिका में। ये ध्यान रखना है। एक सवाल जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो आपके बुक में थोड़ा कम दिया हुआ है, यही है कि ये कोशिका पट्टिका का निर्माण कौन सा कोशिकांग करता है। तो याद रखना है आपको कौन सा कोशिकांग होगा, कमेंट बॉक्स में बताना। गोल्जी का है, कौन सा? गोल्जी का है। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है सूत्री कोशिका विभाजन का महत्व। अब समसूत्री कोशिका विभाजन का आपको महत्व पूछा जाता है कि समसूत्री कोशिका विभाजन का क्या महत्व होता है। तो दो महत्व आपको याद रखना है, एक तो शरीर की ये वृद्धि के लिए आवश्यक है और दूसरा ये मरम्मत के लिए आवश्यक है। वृद्धि इन द सेंस आपको पता ही एक छोटा सा क्या युग्मनज है जो एक कोशि के जीव है, फिर ये विभाजित होकर क्या होती है, एक संपूर्ण जीव बना देती है। तो आपसे पूछा जाता है शरीर की वृद्धि के लिए कौन सा विभाजन आवश्यक है, समसूत्री विभाजन आवश्यक है। ठीक है, तो सबसे पहला काम तो इसका यही है कि शरीर की वृद्धि करता है। दूसरा मरम्मत। अब मरम्मत इन द सेंस अपन जानते हैं हमारे अधिचर्म की कोशिका होती है, जो त्वचा उसके ऊपर अधिचर्म होती है, इसकी कोशिका बार बार नष्ट होती रहती है, झड़ती रहती है मट होकर, तो इसकी बार बार ये अधिचर्म का निर्माण करता है। जैसे हमारी आहार नाल है, आहार नाल के आंतरिक स्तर है वो बार बार क्या होता रहता है, जड़ता रहता है। इसी तरह से हमारे रक्त की जो कोशिकाएं होती हैं वो 120 दिन बाद या कुछ समय बाद नष्ट हो जाती हैं, तो उनका पुनः निर्माण कौन से विभाजन से होता है, इस समसूत्री विभाजन से होता है। ठीक है, तो आपने ध्यान रखना है कि सबसे पहला काम इसका होता है वृद्धि। शरीर की वृद्धि के लिए कौन सा विभाजन चाहिए, समसूत्री। पहला मैं तो आपको बताना है कि एक कोशिका के जीव आप धीरे धीरे आकार बड़े हो रहे हो तो आपके अंदर कौन सा विभाजन हो रहा है, समसूत्री विभाजन हो रहा है। ठीक है, ये आपको मेन फैक्ट याद रखना है कि शरीर में समसूत्री विभाजन के कारण आकृति में वृद्धि हो रही है। दूसरा क्या है, जीवों के शरीर की मरम्मत हो रही है। तीसरा, कुछ जीव ऐसे होते हैं जिनमें अगुणित द्विगुणित प्रकार का जनन पाया जाता है। अगुणित द्विगुणित प्रकार का जनन ऐसे है जैसे मधुमक्खी है, मधुमक्खी के अंदर क्या होता है, जैसे मादा मधुमक्खी क्या होती है, द्विगुणित होती है। ठीक है, और नर मधुमक्खी होती है वो अगुणित होती है। इसके अंदर जब शुक्र जनन क्रिया होती है तो शुक्राणु बनते हैं, वो अगुणित होते हैं। और जब युग्मक बनेंगे तो कौन सा विभाजन होता है, अर्धसूत्री। लेकिन इसमें कैसा विभाजन होता है, समसूत्री विभाजन होता है और ये शुक्राणु बनते हैं। और मादा के अंदर क्या होते हैं, अंडाणु बनते हैं, उस समय कौन सा विभाजन होता है, अर्धसूत्री होता है। तो जो अगुणित द्विगुणित प्रकार का जिसमें जनन पाया जाता है उनमें अगुणित अगर जीव है तो उसके अंदर समसूत्री विभाजन द्वारा युग्मक बनते हैं। ठीक है, तो अपने पहला महत्व लिखा हुआ है सूत्री कोशिका विभाजन का महत्व है। पहला है बहुकोशिकीय जीवधारियों की वृद्धि सही है। दूसरा है जीवों की शरीर की मरम्मत सही है। तीसरा केंद्रक और कोशिका दर के अनुपात को बनाए रखना, यानी इसका काम होता है केंद्रक और कोशिका दर का जब अनुपात परिवर्तित होता है यानी केंद्रक का आकार क्या हो जाएगा, थोड़ा ज्यादा विकसित हो जाएगा, यानी केंद्रक और अधिक मात्रा में क्या होगा, सक्रिय हो जाएगा। उस समय क्या होता है, केंद्रक का विभाजन होता है, दो पुत्री केंद्रक बनते हैं और कोशिका दर का विभाजन भी हो जाता है। इंडेक्स है, उस इंडेक्स का मान अगर अपन कहेंगे नियत मान होता है उससे ज्यादा होते ही उस कंडीशन के अंदर क्या होगा, सूत्री कोशिका विभाजन होगा।
अगला है आगुणित द्विगुणित जीवों में युग्मक जनन के समय, बिल्कुल सही है, तो उपरोक्त सभी इसका उत्तर होगा। ठीक है, तो ये परीक्षा में सवाल आता है बच्चों, आपसे पूछा जाता है अर्धसूत्री समसूत्री विभाजन का महत्व लिखो। 2 नंबर का क्वेश्चन आता है समसूत्री विभाजन का महत्व लिखो। अपन इधर उधर जाते हैं, अपन सोचते हैं अरे क्या महत्व है, क्या महत्व है, कहीं कोई बता दे, तो अपने को याद रख लेना बच्चों। अगर आपसे समसूत्री विभाजन का महत्व पूछे तो आपको बताना बहुकोशिकीय जीव जालियों की वृद्धि, जीवों के शरीर की मरम्मत, केंद्र कोशिका दरों के अनुपात को बनाए रखना, आगुणित द्विगुणित जीवों में युग्मक जनन के समय। तो ये आपके 2 में से 2 अंक आ जाएंगे अगर आपको ये चारों महत्व याद होंगे तो। अगला सवाल है अर्धसूत्री विभाजन की विशेषता क्या होती है। अर्धसूत्री विभाजन में ये होता है कि ये कोशिका है, इसका विभाजन होगा, ये 2 कोशिका बनेगी, फिर विभाजन होगा और ये 4 कोशिका बनेगी। तो इस तरह से क्या होता है, एक जनक या एक मात्र कोशिका है, एक मात्र कोशिका या एक जनक कोशिका है, उससे 4 पुत्री कोशिका बनती है। कितनी बनती है? 4 पुत्री कोशिका बनती है। एक जनक या मात्र कोशिका से कितनी पुत्री कोशिका बनती है? 4। पहले होता है अर्धसूत्री प्रथम और फिर होता है अर्धसूत्री सेकंड। ठीक है, ये ध्यान रखना है। दूसरा, इसमें गुणसूत्र द्विगुणित है, तो ये गुणसूत्र कैसे हो जाते हैं? इसमें अगुणित हो जाते हैं। ठीक है, यानी बनने वाली पुत्री कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है, तब इसका नाम पड़ा है अर्धसूत्री। यानी 2n है वो कैसा हो जाएगा? n में परिवर्तित हो जाएगा। द्विगुणित कोशिका अगुणित कोशिका बदल जाएगी। तो आपको मैन ये ध्यान रखना, जब युग्मक जनन होता है हमारे अंदर शुक्राणु और अंडाणु और पादपों के अंदर जैसे परागकण वगैरह बनते हैं या अपन कहते हैं अंड कोशिका बनती है, तब उस समय कौन सा विभाजन होता है? अर्धसूत्री विभाजन होता है। ठीक है, ये इसमें मैन ध्यान रखना है। पहला पॉइंट, एक मात्र कोशिका विभाजित होकर 4 पुत्री कोशिका का निर्माण करती है, सही है। पुत्री कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है, सही है। फिर युग्मक जनन के समय अर्धसूत्री विभाजन होता है, सही है। फिर केंद्रक और कोशिका दरों का विभाजन 2 बार, केंद्रक और कोशिका दरों का विभाजन कितनी बार होगा? 2 बार होगा। और फिर उसके बाद अपन कह रहे हैं डीएनए का प्रतिकृतिकरण 1 बार। ये मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है कि इसमें इंटरफेज अवस्था होती है, इस इंटरफेज की एस अवस्था होती है, इसमें डीएनए का प्रतिकृतिकरण 1 बार ही होता है। दूसरी, जैसे ये क्या है, ये आपने कहा इंटरफेज अवस्था है, फिर उसके बाद में ये अपन कह रहे हैं कि अर्धसूत्री प्रथम है, फिर उसके बाद इंटरफेज अवस्था नहीं होती है, अंतराली अवस्था आती है। इसमें क्या होगा? इसमें आपको बताना है कि डीएनए का प्रतिकृतिकरण नहीं होगा और फिर M2। तो ये क्या है? ये इंटरफेज फर्स्ट है, फिर M है, फिर ये अंतराली अवस्था आएगी, इसमें विभाजन नहीं होगा, डीएनए का प्रतिकृतिकरण नहीं होगा और M2, इसमें फिर कोशिका विभाजन होगा। तो आपसे पूछा जाएगा डीएनए का प्रतिकृतिकरण कितनी बार होता है? 1 बार ही होता है। इसमें पुनर्योजन और जीन विनिमय होता है, बिल्कुल सही। अर्धसूत्री विभाजन के समय क्या होता है? पुनर्योजन और जीन विनिमय की घटना होती है, जिसके कारण अनुवांशिक संगठन बदलता है और जीवों के अंदर नए गुण आते हैं। उपरोक्त सभी, तो इसका उत्तर होगा उपरोक्त सभी। ठीक है, तो यह अर्धसूत्री विभाजन की परिभाषा पूछी जाए या अर्धसूत्री विभाजन की विशेषता पूछी जाए, 2 नंबर का सवाल आता है अर्धसूत्री विभाजन में होता क्या है। बच्चे 11वीं पास कर लेते हैं और बच्चों को पता नहीं होता है कि अर्धसूत्री विभाजन क्या होता है। फिर 12वीं भी पास कर लेते हैं और 12वीं में बार बार उनके सामने एक ही शब्द आ जाता है, समसूत्री विभाजन अर्धसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन अर्धसूत्री विभाजन। वो टेंशन में आ जाते हैं ये है क्या। तो इसके अंदर आपको ये पूरा याद हो जाएगा, ये पढ़ोगे तो आप। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्धसूत्री विभाजन का क्या महत्व है। जैसे समसूत्री विभाजन का था वैसे अर्धसूत्री विभाजन का महत्व है, लेकिन अर्धसूत्री विभाजन का सबसे इंपॉर्टेंट महत्व ये है कि क्या होता है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गुणसूत्रों की संख्या होती है वो स्थिर बनी रहती है। क्या होती है? स्थिर बनी रहती है। जैसे आपके अंदर 46 गुणसूत्र है तो आपकी संतान के अंदर भी क्या है? 46 गुणसूत्र है। ठीक है, अब सवाल ये आया कि जैसे एक ये मनुष्य है, नर है, उसके अंदर कितने हैं? 46 गुणसूत्र है। मादा के अंदर कितने गुणसूत्र हैं? 46 गुणसूत्र है। बच्चे के अंदर कितने होते हैं? बच्चे के अंदर भी 46 होते हैं। अब आप मन में सवाल है कि ये बच्चे के अंदर गुणसूत्र आधे मतलब समान कैसे हो गए हमारे? इसका कारण ये है कि आप में युग्मक जनन हुआ उस समय गुणसूत्र आधे हो गए, यानी 23 हो गए शुक्राणु में, और मादा के अंदर भी युग्मक जनन हुआ और गुणसूत्र हो गए आधे। फिर ये दोनों युग्मक मिले तो जो संतान बनी उस संतान के अंदर गुणसूत्र हो गए वापस आपके जितने।
तो इसका कारण है अर्धसूत्री विभाजन। अगर अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता तो क्या होता कि अगली पीढ़ी के अंदर गुणसूत्र दुगने, उससे अगली पीढ़ी में दुगने, उससे अगली पीढ़ी में दुगने, बहुत सारे गुणसूत्र हो जाते और समस्या हो जाती। लेकिन अर्धसूत्री विभाजन के कारण क्या होता है, पीढ़ी दर पीढ़ी जो गुणसूत्र की संख्या है वो निश्चित बनी रहती है। दूसरा इसका कारण यह है कि इस अर्धसूत्री विभाजन से क्या होता है, आनुवांशिक विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं। जो आनुवांशिक विभिन्नताएं उत्पन्न होती है, जीन विनिमय पुनर्योजन घटनाएं होती हैं, जिसके कारण आनुवांशिक विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं। और आनुवांशिक विभिन्नताओं के कारण क्या होता है, ये विकास होता है, नई नई जातियां बनती हैं। समय के साथ परिवर्तन होगा, आने वाले टाइम में मनुष्य का ललाट और चौड़ा होगा, ठीक है, मनुष्य के सर पे बाल कम हो जाएंगे, इसके अलावा उसके शरीर में कुछ ऐसे अंग जिनकी आवश्यकता नहीं विलुप्त हो जाएंगे, तो एक नया मनुष्य बनेगा। क्या बनेगा, एक नया मनुष्य बनेगा। तो इसका कारण क्या है, इसका कारण ये अर्धसूत्री विभाजन है, ठीक है। अब इन्होंने क्या लिखा है, लैंगिक जनन करने वाले जीवों में गुणसूत्रों की संख्या पीढ़ी दर पीढ़ी निश्चित रहती है। दूसरा, आनुवांशिक विभिन्नताओं का निर्माण होता है। तीसरा, नई जाति अर्थात विकास का आधार है। और चौथा, उपरोक्त सभी। तो आपको बताना उपरोक्त सभी, ठीक है। अब अगला सवाल है अर्धसूत्री विभाजन प्रोफेज, अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट की, प्रोफेज फर्स्ट की 5 अवस्थाओं का सही क्रम। ये सवाल हर एग्जाम के अंदर, कोई एग्जाम ऐसा नहीं होता है जिसमें ये सवाल नहीं पूछते हैं। टीचर का भी मूड आपसे यही होता है कि आपको 5 सीक्वेंस याद है कि नहीं अवस्था है। जैसे पहली अवस्था होती है लैप्टोटीन अवस्था, सबसे पहली अवस्था लैप्टोटीन होती है, फिर जाइगोटीन होती है, फिर पैकाइटीन होती है, फिर डिप्लोटीन होती है, फिर डाइकाइनेसिस होती है, ठीक है। ये 5 अवस्था है, इनका सीक्वेंस पूछा जाता है ये उल्टे सीधे लिखकर कि किस तरह से क्या होगा, लैप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस, 5 अवस्था बच्चों। अब बच्चे क्या होते हैं, परीक्षा देने जाते हैं, बच्चों से पूछा जाता है बेटा अर्धसूत्री विभाजन की प्रोफेज फर्स्ट की 5 अवस्थाओं का सीक्वेंस बताओ। वो पहले बोलता है डिप्लोटीन, फिर बोलता पैकाइटीन, फिर 2 के भूल गए सर बाकी के 3। तो यूं मतलब यूं उदासी होती है कि बच्चे को उत्तर याद नहीं है, थोड़ा यूं झटपटाहट होती है, लेकिन कंट्रोल भी रखना जरूरी होता है। तो एक तरह से कहते हैं कोई बात नहीं, याद कर ले बेटा। तो लैप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस है, ये 5 अवस्थाएं हैं। अब देखो इन्होंने ये ऑप्शन दिए हैं, आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताना कि इन 5 अवस्थाओं में से कौन सी अवस्था का ये मैंने जो लिखा है उसमें सही अवस्था है। फिर अगला सवाल है जीन विनिमय क्रॉसिंग ओवर किस अवस्था में होता है। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जीन विनिमय यानी क्रॉसिंग ओवर, ये 11वीं कक्षा में भी होता है, 12वीं कक्षा में एक चैप्टर है, 5वां चैप्टर। उस चैप्टर के अंदर जीन विनिमय, पहले चैप्टर के अंदर भी जीन विनिमय, हर जगह जीन विनिमय है। जीन विनिमय यानी क्रॉसिंग ओवर किस अवस्था में होता है, तो आपको याद रखना है पैकाइटीन अवस्था में। किस अवस्था में, जो पैकाइटीन अवस्था होती है उस अवस्था के अंदर जीन विनिमय होता है। ये बच्चों आप गांठ बांध दो इस सवालों को। तो ये जो सवाल मैं बता रहा हूं इसमें कुछ सवाल ऐसे हैं जो एग्जाम के अंदर रिपीट होते हैं, ठीक है। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है लैप्टोटीन तनुपट अवस्था के विषय